गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमारा विज्ञान में हमारा 12वां पाठ अभी चल रहा है, ध्वनि। इसकी चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 सवाल देखे थे। आज चौथे सवाल से आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल है, तरंग क्या है, तरंग किसे कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो तरंग जो है एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। यही शब्द हमारे लिए काम का है कि माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में भी उत्पन्न करते हैं और माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ उन्हें आगे बढ़ाता है। तो इसी को हम कहते हैं तरंग। आगे चलते हैं, नए सवाल हम लेते हैं। 5वां सवाल हमारे पास है, संपीड़न और विरलन किसे कहते हैं। तो संपीड़न की बात करते हैं। तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं संपीड़न। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु के पीछे की ओर कंपन करती है, कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो निम्न दाब, यहाँ पर था उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसे कहते हैं विरलन। तो संपीड़न और विरलन जो हैं उच्च और निम्न दाब पर आधारित होते हैं। आगे चलते हैं, ध्वनि तरंगों का निर्माण समझाएंगे और संचरण चित्र बनाकर समझाना है। ये चित्र आप लोगों को बनाना है। तो देखते हैं, जब वस्तु कंपन करती है, जब वस्तु कंपन करती है मतलब कि आगे और पीछे तेज़ी से गति करती है, तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित होता है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व के परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। आगे हमारे पास सवाल है 7वां, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह चित्र बनाकर समझाइए। आप लोगों को ये वाला चित्र बनाना है। देखते हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है, समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ से शुरू करना है प्रयोग। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेल जार लीजिए। वायुरुद्ध बेल जार लीजिए। विद्युत घंटी को बेल जार में लटकाइए और बेल जार को चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाएंगे। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें पहले जैसी ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय के बाद जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो घंटे की ध्वनि हम बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे। तो ये हमारा ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता का प्रयोग हो गया। आगे चलते हैं, नया सवाल है हमारे पास 8वां, अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं और ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे क्यों कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में हमने देखा कि जहाँ संपीड़न और विरलन का चित्र हमने देखा था
किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं, किसी भी माध्यम में ध्वनि संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती हैं, तब आप विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर होता है। माध्यम के कणों का विस्थापन समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। इसीलिए हम लोग ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं और प्रकाश की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे क्यों कहते हैं। यदि आप स्लिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं तथा तब भी आपको स्लिंकी में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप देखेंगे तो तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगों का ये उदाहरण है। और प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते, इसीलिए प्रकाश की तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं। तो ये बात होगी प्रकाश तरंगों की। उसके बाद है तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, उसका मात्रक। हमारा 10वां सवाल, तरंग दैर्ध्य। दो क्रमागत संपीड़न तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसका संकेत है उल्टा इस प्रकार का लैम्ब्डा और उसका मात्रक है मीटर। 10वां सवाल हो गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 और 12 दो टिप्पणियां हमारे पास है, आवृत्ति और आवर्तकाल। आवृत्ति की हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता रहता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ये हो गई आवृत्ति की परिभाषा। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाती है। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इस निशान से प्रदर्शित करने वाले हैं और उसका मात्रक है हर्ट्ज। उसके बाद हमारी टिप्पणी है 12 नंबर के सवाल में आवर्तकाल की बात करते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है।
इसे हम कैपिटल टी से दर्शा सकते हैं। उसका मात्रक है सेकंड। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच के संबंध को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजर सकती है। 12 सवाल हो चुके हैं। उसके बाद आगे सवाल नंबर 13 नंबर का सवाल है, टिप्पणी लिखनी है तारत्व के बारे में। यहाँ पर हमारे पास है, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे कहते हैं तारत्व। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। ये बात हो गई तारत्व की। उसके बाद 13 के बाद 14 नंबर का सवाल है, तरंग के आयाम के बारे में देखेंगे। आयाम किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों तरफ अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। अधिकतम विक्षोभ को कहते हैं आयाम। इसे साधारण रूप से कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है और ध्वनि के लिए इसका मात्रक होता है दाब या घनत्व का मात्रक ही इसका मात्रक होता है। उसके बाद आखिरी सवाल है आज का हमारा 15 नंबर का सवाल, ध्वनि की प्रबलता के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये है हमारे पास ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूल रूप से इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। प्रबल ध्वनि सुनाई देती है, प्रबल ध्वनि। क्योंकि उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि की तरंगें फैल जाती हैं और स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकते हैं क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबद्ध होती है। ये बात हुई ध्वनि की प्रबलता के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम नया मुद्दा आगे लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।